वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। और आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा तैमूर का आक्रमण। तैमूर के भारत पर आक्रमण, उसके प्रभाव और किस उद्देश्य से तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत में तैमूर ने आक्रमण किया। उस टाइम पर तुगलक वंश का शासन था और तुगलक वंश जो है बिल्कुल समाप्त ही हो चुका था, पतन की ओर अग्रसर था। और इनके आक्रमण जो है, तैमूर का आक्रमण जो है उसका तत्कालिक कारण बना, वो बिल्कुल जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया था तैमूर के आक्रमण के बाद। तो देखेंगे तैमूर का आक्रमण भारत पर क्यों हुआ। तैमूर का जन्म 1336 में केच या सहरे सब्ज में हुआ था। 1369 में 33 वर्ष की आयु में तैमूर जो थे समरकंद की गद्दी पर बैठे थे। वह एक कुशल सैनिक, महत्वाकांक्षी थे। एक बार युद्ध में उसके पैर में तीर लग गया था। उसके घाव के कारण वह जीवन भर जो है लंगड़ाता रहा। जब उसके पैर में घाव हुआ तो पूरी तरीके से प्रॉपर रूप से वो चल नहीं पाता था, इसलिए इतिहास में उसे तैमूर लंग के नाम से जाना जाता है। एक विशाल साम्राज्य की स्थापना उसकी महत्वाकांक्षा थी। उसने एक सपना देखा था कि उसे एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करनी है और वह विश्व विजेता बनना चाहता था। इसमें उसे सफलता प्राप्त भी हुई। उसने 30 वर्षों में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। उसके साम्राज्य में तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, फारस, सीरिया और एशिया माइनर के और तुर्क और कुछ एशिया माइनर के कुछ भाग जो है सम्मिलित थे। इस शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना के बाद उसने भारत पर आक्रमण करने का विचार किया। भारत पर आक्रमण के तैमूर के उद्देश्य क्या थे। भारत पर अपना आक्रमण के उद्देश्यों के बारे में उसने अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसका नाम है मलफुजाते तैमूरी। उसमें लिखा है कि भारत पर आक्रमण करने का मेरा उद्देश्य है काफिरों से युद्ध करना। काफिर हिंदुओं को कहते थे ये। पैगंबर जो कि उन पर पैगंबर जो है ईश्वर पर उनकी दया दृष्टि बनी रहे, उनकी आज्ञा अनुसार उन्हें सच्चा धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य करना। देश को बहुदेववाद, अंधविश्वास से मुक्त करके पवित्र करना। मंदिर, मूर्तियों आदि को तोड़ना और उन्हें सैनिक बनकर गाजी मुजाहिद का पद प्राप्त कराना। इस उद्देश्य से इन्होंने भारत पर आक्रमण किए। एक दूसरे स्थान पर वो कहते थे कि भारत पर आक्रमण करने के उनके दो उद्देश्य है। सबसे पहला, काफिरों से युद्ध करना जिससे वे धार्मिक पुण्य प्राप्त कर सके। दूसरा, काफिरों के धन और संपत्ति को लूटकर इस्लाम की सेना को कुछ लाभ हो सके। इस प्रकार तैमूर के दो उद्देश्य थे, काफिरों का विनाश और भारत के धन को लूटना। वास्तव में उसने भारत पर इसी प्रकार से आक्रमण किया और चंगेज खां की बर्बरता और सुल्तान महमूद की धर्मांधता उसके व्यक्तित्व में मिश्रित थी। जैसे कि चंगेज खां थे, बर्बर व्यक्ति थे, उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किए। मंगोलों के जो आक्रमण हुए थे चंगेज खां के नेतृत्व में, उसी तरीके से तैमूर लंग ने भी भारत पर उसी उद्देश्य से आक्रमण किया था। तैमूर के आक्रमण से पहले उसके पौत्र जो उसके पोते थे पीर, उसने काबुल और कंधार, वे गजनी के गवर्नर रहे थे, उनकी सहायता से ही उससे पहले भारत में आया था। इस समय मुल्तान को घेरे हुए था, लेकिन यह पर्याप्त कारण ही नहीं था कि उसका वास्तविक उद्देश्य लूटमार था, जिसे उसने जिहाद या धार्मिक युद्ध का आवरण दिया। 1398 में अफगानिस्तान में कुछ मुसलमानों ने कटोर के काफिरों के अत्याचार के बारे में उसे बताया। उसने स्वयं कटोर पर चारों ओर से हमला किया। तैमूर ने सभी काफिरों को मार डालने और उनके क्षेत्र को नष्ट करने का आदेश दिया। सभी पुरुष मार डाले गए और स्त्री और बच्चों को, जो स्त्री और बच्चे बचे थे उनको बंदी बना लिया गया और काफिरों के सिरों की मीनार बनाई गई। उनके सिर जो बचे हुए थे उनके ऊपर मीनारों का निर्माण करा दिया गया। दिल्ली का विनाश इसने कैसे किया। सुल्तान महमूद शाह तुगलक और उसके वजीर मल्लू इकबाल ने आक्रमणकारी से के निर्णायक युद्ध 16 दिसंबर 1398 में हुआ और वे पराजित हो गए। दिल्ली को छोड़कर भाग गए। इस प्रकार 18 दिसंबर को तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उलेमा के नेतृत्व में दिल्ली के नागरिकों ने उपस्थित होकर तैमूर से दया की प्रार्थना की। उन्होंने उससे दया मांगी कि हमें छोड़ दिया जाए, लेकिन तैमूर ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ तुर्क सैनिकों के बर्बर अत्याचारों निवासियों ने उसका विरोध किया। इस पर क्रोधित होकर तैमूर ने नगर को लूटने और काफिरों के नरसंहार का आदेश दे दिया। इस नरसंहार और विनाश जो है ये काफ़ी दिन तक चलता रहा। काफ़ी लोग इसमें मारे गए, हजारों व्यक्ति मारे डाले गए और सारी संपत्ति जो थी लूटी गई।
उस दिन रात भर 15,000 तुर्क लोगों की हत्या कर दी गई और लूट और विनाश में तैमूर के जो सैनिक थे वो लगे रहे। शुक्रवार को जब सूर्योदय हुआ तो उसकी सेना ने जो इस समय जो उसके बस में नहीं थी नगर में प्रवेश करके लोगों की हत्याएं करना शुरू कर दिया। इस कारण उसने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और अब तैमूर की वापसी, तैमूर जो है वापस अपने देश समरकंद की यात्रा पर चल देते हैं। 15 दिन के बाद जब दिल्ली का पूर्ण रूप से विनाश कर देते हैं, लूटपाट मचा लेते हैं, जितना धन बचता है उस सारे धन को लूट लेते हैं और काफ़ी लोगों की हत्या कर देते हैं, तो वापस समरकंद की ओर चल देते हैं। वह दिल्ली के उत्तर की ओर चले और फिरोजाबाद होते हुए मेरठ पहुंचे। हिंदुओं के मकानों को उन्होंने रास्ते में जलाया, उन्हें भूमि में मिला दिया। सारी संपत्ति जो कि रास्ते में उन्हें जितनी भी संपत्ति हिंदुओं की प्राप्त हुई वो सभी लूट ली और हरिद्वार के निकट उसने 2 हिंदू सेनाओं को भी पराजित किया। उसके बाद शिवालिक की पहाड़ियों के किनारे पर चलते हुए वे नगरकोट जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने लूटा और वहाँ के नगरों को जलाया। हिंदू पुरुषों को भेड़ों की तरह काट डाला गया और स्त्री और बच्चों को भी उसने गुलाम बनाया। तैमूर के इस प्रकार से उसने भारत पर बहुत बुरी तरीके से आक्रमण करके बहुत ज़्यादा नरसंहार किया और जितनी भी संपत्ति हिंदुस्तान के अंदर थी उस टाइम सारी को वो लूट कर वापस अपने देश के जाते हैं और रास्ते में भी जो उन्हें कुछ मिलता है वो सभी उन्होंने लूट लिया। तैमूर के भारत पर आक्रमण के प्रभाव क्या पड़े, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जब तैमूर ने आक्रमण किया उसके बाद के प्रभाव भारत पर क्या पड़े। तो देखते हैं, सबसे पहला हुआ जन धन की हानि। आप देख रहे थे कि काफ़ी जब इन्होंने आक्रमण किया काफ़ी लोगों की हत्याएं कराई, लूट कराई, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया गया। जैसे पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जो क्षेत्र थे वो तो बहुत कमज़ोर इन्होंने बना दिए थे। इन हत्याकांडों के कारण वायु और जल भी बहुत ज़्यादा दूषित हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा खून बहा था लोगों का, और अकाल और महामारी से भी लोग जो है काफ़ी मर गए थे। इसी के टाइम पर बदायूनी एक इतिहासकार हैं जो लिखते हैं कि जो लोग बचे थे वे अकाल और महामारी से मर गए, तो 2 महीने तक किसी भी पक्षी ने दिल्ली में पर नहीं मारा था। ऐसा उन्होंने कहा है कि जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, ये भारत पर आक्रमण के प्रभाव पड़े। सेकंड प्रभाव है तुगलक वंश का पतन। जो कि तुगलक डायनेस्टी हम पढ़ रहे थे, वो तुगलक डायनेस्टी फिरोजशाह तुगलक के बाद ही इन्होंने आक्रमण किया था, तो बात काफ़ी कमज़ोर राज्य हो गया था फिरोजशाह तुगलक की मृत्यु के बाद में तुगलकों का, और बाकी तैमूर के आक्रमण के बाद तो तुगलक वंश का पतन जो है वो आवश्यक हो गया। तो इस आक्रमण ने इस तुगलक वंश की जो पतन की गति थी उसे बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया। जौनपुर में इस टाइम सरकी वंश की स्थापना हो चुकी थी। बंगाल पहले से ही स्वतंत्र हो चुका था क्योंकि जो प्रांतीय राज्य थे वो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर चुके थे। फिरोज तुगलक जो है इन्हें जीत नहीं सके थे दोबारा बंगाल को, तो इसलिए पहले से ही स्वतंत्रता की घोषणा कर चुके थे। तो इस कारण जो है केवल नामात्र का ही सुल्तान इस टाइम पर रह गया था, तो और पंजाब और मुल्तान पर खिज़्र खां का अधिकार हो गया था। और जब 1413 में महमूद तुगलक शाह की मृत्यु हो गई, इसके बाद इसके साथ ही तुगलक वंश जो है समाप्त हो गया। थर्ड है हिंदू मुस्लिम वैमनस्य में वृद्धि। तैमूर ने हिंदुओं पर असंख्य अत्याचार किए थे। लाखों लोग हिंदू मारे गए थे। हिंदुओं की हत्या करने के लिए उन्हें मुसलमानों से अलग करके छांटा जाता था क्योंकि जो मुस्लिम थे उनमें से हिंदू छांटे जाते थे उनकी हत्या करने के लिए। तैमूर ने हिंदुओं के कटे सिरों के ऊपर मीनारें बनवाई, उनकी स्त्री और बच्चों को समरकंद ले गया, उसने मंदिरों को भी नष्ट कर दिया और उसने घोषणा की थी कि यह सब जो कार्य है वो इस्लाम के सम्मान के लिए कर रहा है। तो उससे जो है हिंदुओं के मन में जो भी नफरत उनके लिए पैदा हुई, उससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में वैमनस्य की वृद्धि हुई, उनके बीच में जो है मतभेद और दुश्मनी जो है यहाँ से पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है आर्थिक हानि, काफ़ी जनधन हानि, क्योंकि जितना भी यहाँ पर धन था, अच्छे मंदिर थे, सोना चांदी था, तो वो सब जो है लूट कर वो अपने देश ले गए थे। और बाकी इतने ज़्यादा जनधन के बाद जो कृषि और व्यापार जो उद्योग धंधे थे वो सब बिल्कुल ख़राब हो गए, वो नष्ट हो गए, कृषि को बहुत ज़्यादा क्षति हुई। तो इस कारण जो है इस टाइम पर आर्थिक हानि थी वो काफ़ी ज़्यादा हुई, धन जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। नेक्स्ट है भारतीय कला को नुकसान, क्योंकि काफ़ी तैमूर ने भवनों और मंदिरों को नष्ट कर दिया था। अनेक शिल्पीकारों के मध्य जो अच्छे हमारे यहाँ पर शिल्पीकार थे, वास्तुकार जो मीनारें बनाते थे, उनको वो अपने साथ मध्य एशिया
में ले गया था। इस प्रकार भारतीय कला को भी काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंची और साथ ही भारतीय कला मध्य एशिया भी पहुंच गई, क्योंकि यहाँ से जो भारत के शिल्पकार उनके साथ गए थे वहाँ पर उन्होंने भव्य भवनों का निर्माण किया। सबसे जो लास्ट का और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है प्रभाव का तैमूर के आक्रमण के, वो है बाबर के लिए प्रेरणा बनना। तैमूर का भारत पर आक्रमण उसके वंशजों के लिए प्रेरणा बना। इससे भारत पर मुगल विजय का जो रास्ता है वो बिल्कुल खुल गया था, क्योंकि बाबर तैमूर का वंशज था और इसी आधार पर उसने पंजाब और दिल्ली पर अधिकार का दावा किया था। इसी प्रकार तैमूर की विजय ने बाबर की विजय के लिए एक नैतिक प्रेरणा का कार्य किया। जिस टाइम फिर बाबर का भारत पर आक्रमण होगा वो उसी तरीके से अपने पूर्वजों की तरीके से ही भारत पर आक्रमण करके यहाँ पर एक मुस्लिम सत्ता को स्थापित करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने तैमूर के आक्रमण और उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे। वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।